नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्ती। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं अता साहब। अता साहब एडवोकेट हैं और एडवोकेट के साथ साथ समाजी मामलात में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। इसी वजह से जो जामिया नगर में जो वीओसी बनाया गया, तो उसके इस वक्त के वो कन्वीनर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको किस तरह से निभा रहे हैं और फ़िलहाल वीओसी कर क्या रहा है। तो मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि संक्षिप्त में वीओसी को आप ये बताएं कि वो वीओसी है क्या। सबसे पहले शुक्रिया अशरफ साहब कि आपने जो है टाइम निकाला और आप आए। तकरीबन ये 8वां साल चल रहा है वॉलंटियर्स ऑफ चेंज का। और वॉलंटियर्स ऑफ चेंज एक्चुअल में इसलिए वजूद में आया था कि इलाक़े की जो भी परेशानियाँ हैं, इलाक़े के जो मुद्दे हैं, उन पे काम किया जा सके। वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के बायलॉज वॉलंटियर ऑफ चेंज ने अपने को ओखला के लिए ही सिर्फ महदूद किया है। वॉलंटियर ऑफ चेंज ओखला के बाहर काम नहीं करता। और जो अहम वॉलंटियर ऑफ चेंज का काम है वो है कि लोगों के अंदर एहसास पैदा करना। वॉलंटियर ओखला के अंदर बहुत से लोग अलग अलग मसाइल पे अलग अलग शोबों में काम कर रहे हैं। तो हमारे वॉलंटियर ऑफ चेंज की सोच और मकसद ये है कि उन सब को मिला के साथ में एक माहौल बनाया जाए और काम किया जाए अलग अलग शोबों में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो मेन जो एक लाइन अगर बताऊं मैं तो वो ये है कि लोगों के अंदर एहसास पैदा करना, उनको जोड़ना और मिल के एक माहौल बनाना और काम करना, बेदारी का काम करना। अच्छा, आपने जब ये 8 साल पहले जब ये वजूद में आया तो उस वक्त कौन कौन से ऐसे इशूज़ थे जिनको आपने नोटिफाई किया कि ओखला में इन चीज़ों पर पहले फुर्सत में काम होना चाहिए? जो काम उस वक्त शुरू किया गया वो बेदारी का काम और लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया कि लोगों को जोड़ा जाए, उनको तैयार किया जाए कि जो ओखला के मसाइल हैं उनके लिए वो काम करना शुरू करें। जैसे हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है और सब जानते हैं कि ओखला के अंदर तमाम समाजी काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक और मिली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद हैं। तो हमने धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। वॉलंटियर्स ऑफ चेंज ने सबको जोड़ना शुरू किया और फिर उनसे अलग अलग चीज़ों पे काम करने के लिए उनको तैयार किया गया। तो एजुकेशन था, हेल्थ था, वुमेन एम्पावरमेंट था, सिविल राइट, ह्यूमन राइट था, पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, ये सारे जो है काम शुरू किए। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पहले 3 काम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कौन से ऐसे 3 काम हैं जो ओखला में मतलब तरजीही बुनियाद पर होना चाहिए? सबसे पहले जो थ्रस्ट एरिया हमारा जो है ओखला का, वो क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? देखिए, जो हम मानते हैं और जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, कोई भी काम हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सिविल राइट हो, ह्यूमन राइट हो, ये जितने भी टाइप के एक समाज के अंदर ये काम होते हैं, उन सब के अंदर सबसे पहला जो बुनियादी काम हम समझते हैं वो है बेदारी लाना लोगों के अंदर। इन कामों की अहमियत समझाना कि जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए बेदारी लाना, इसकी अहमियत पब्लिक को भी समझाना, समाजी जो काम कर रहे हैं उनको भी समझाना, समाजी ऑर्गेनाइजेशंस को समझाना, मिली तंजीमों को समझाना, उनको तैयार करना कि ओखला के लिए आपको काम करना है। 2700 के करीब यहाँ ओखला में NGO रजिस्टर्ड हैं और 26 RWA रजिस्टर्ड हैं। तो जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दिल्ली पूरे स्टेट के अंदर अच्छा काम कर रही हैं, नेशनल लेवल पे बहुत से NGO काम कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तैयार करना कि ये ओखला को आप लोग की ज़रूरत है जी, तो उनको तैयार करके काम करवाना। आमतौर पर जब भी कोई NGO जब इस तरह का बनता है और अनाउंस होता है कि सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो सबसे पहले वो कर क्या रहा है, इसके बारे में आपसे सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप खुद बहुत कुछ ना करके जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आप लाइन अप करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कितने NGOs आपसे फ़िलहाल जामिया नगर के जुड़े हुए हैं और कितने ऐसे अफराद हैं जिन तक आप पहुँच पाए हैं 8 साल के अंदर? देखिए, NGOs अगर मैं दूं तो कम से कम 50 से ज़्यादा NGOs जो है एसोसिएट हैं वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के साथ, VOC के साथ, और मेंबर्स, वेल विशर्स, ये सब मिला के तकरीबन मेरे ख्याल से 800,000 लोग जो है VOC के साथ अलग अलग तरीक़े से जुड़े हुए हैं। कोई VOC के ज़मीनी तौर पे काम करता है, कोई कंसल्टेंसी देता है,
और कोई मशवरे एडवाइज़र्स हमें देते हैं, कोई जो है कंट्रीब्यूशन देता है, कोई कॉज या कोई मुहिम चल रही होती है उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अलग अलग टाइप से जो है 800,000 लोग जो है VOC के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमने अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इकरा प्रोजेक्ट चल रहा है। इकरा प्रोजेक्ट में तकरीबन 100 बच्चे हैं। अब VOC अपने नाम से उस प्रोजेक्ट को नहीं चला रहा है, बल्कि हमारे एसोसिएट कुरान फॉर यू अतिया रब्बी का जो एक मदरसा है, जो मॉडर्न मदरसा है, उसके साथ मिल के चला रहे हैं। वो सारी देख रेख वो कर रहे हैं, सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सारी जो बेसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती, कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती, वो प्रोवाइड। ऐसे ही और बहुत से NGOs हैं जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपने नाम से चला रहे हैं, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अभी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की सिस्टर सोसाइटी है, वो 1 साल का जैसे कैंपेन चलाना जा रही है, सैनिटेशन पे, स्वच्छता पे चलाना जा रही है। तो VOC से उन्होंने कोलैबोरेशन किया कि इस इलाके के सारे NGOs को, समाजी लोगों को जोड़ा जाए, उनको मिल के पूरे इलाके के अंदर काम किया जाए, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है और इसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि कोई एक NGO काम नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि मिल के काम करने की ज़रूरत है। तो VOC का मेन काम है कि लोगों को जोड़ना। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग का आप काम करते हैं, इंफरादी तौर पर भी और NGOs की सतह पर भी, कि जो लोग भी NGOs काम करें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और जिस मैदान में उनको सपोर्ट चाहिए होगा, मशवरे चाहिए होगा। अच्छा, मैं एक चीज़, जब भी कोई तब्दीली की हम बात करते हैं, किसी सोसाइटी को तब्दील करना है, तो एक बड़ा ये है कि उस सोसाइटी का अध्ययन करना, स्टडी करना कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, कोर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उनको आइडेंटिफाई करते हुए तरजीही बुनियाद पर उसकी लिस्टिंग तैयार करना। जामिया नगर को अगर आप काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1000 लोग आपके साथ हैं, 850 NGOs आपके साथ काम कर रही हैं, तो आप लोगों ने क्या, ख़ास तौर से आपको मैं कहूँगा कि आपका आपकी इसे VOC ने क्या कोई इस तरह की कोई स्टडी जामिया नगर पर की है यहाँ की? देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कई फेज़ होते हैं। वॉलंटियर्स ऑफ चेंज के भी कई फेसेस से गुजरा है। एक फेज़ वो शुरुआत का वो रहा कि जिसमें लोगों को साथ में जोड़ा, ठीक है। और VOC का असल में अगर आप VOC का जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो ऐसा है कि उसमें ना तो कोई पोस्ट है ना कुछ है। आप 4-5 घंटे दीजिए, अपने वॉलंटियर कीजिए, और जो आपको जिस फील्ड में आप माहिर हैं, जो कर सकते हैं, जो दे सकते हैं आप समाज के लिए, ओखला के लिए, वो आप VOC के साथ जोड़ के दे दीजिए, ठीक है। तो लोग अलग अलग खिदमात देते रहे और दे रहे। तो VOC ने अलग अलग छोटी छोटी स्टडीज़ की, अलग अलग, जैसे एजुकेशन पे लेके, हेल्थ पे लेके, बेसिक ज़रूरतों को लेके उसमें काम किया VOC ने। और अब जो शुरू करने जा रहे हैं, जिस पे हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, एजुकेशन सर्वे पे, ड्रॉप आउट सर्वे पे हम काम करने जा रहे हैं कि पूरे ओखला के अंदर एक सर्वे किया जाए जिससे ये पता चले कि एजुकेशन की, तालीम की ज़मीनी हकीकत क्या है, हालात क्या हैं ज़मीनी हालात, मतलब पूरा एक मुकम्मल सर्वे होना चाहिए जिससे एक सही पिक्चर सामने आ जाए ओखला की, कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट पढ़ाई छोड़ देते हैं, किस वजह से छोड़ देते हैं, कौन पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाते, क्या क्या वजह हैं, उस पर एक मुकम्मल सर्वे होना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सर्वे। जब ये पिक्चर सामने आ जाएगी तभी उस पर सही हकीकी तौर पे काम कर पाएंगे, नहीं तो कुछ यहाँ पकड़ लिया कर लिया, कुछ वहाँ कर लिया, तो ऐसे काम नहीं हो पा रहा। ये जो हम काम करेंगे, सर्वे करेंगे, इसमें मदद लेंगे, हो सकता है बड़ी तंजीमों से हम बड़ी तंजीमों से मदद लें, क्योंकि हमारे पास भी उतने रिसोर्स नहीं हैं। हम अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर काम करने की, लोगों को जोड़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक बड़ी पिक्चर आ जाएगी तो फिर सारे NGO, सारी तालीमी जो इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी तंजीमें हैं, उनके थ्रू उस पर काम करेंगे। मतलब एक टास्क मिल जाएगा सारे NGOs के लिए कि ये जो है पिक्चर है, अब आप काम कीजिए इसके अंदर। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों को जोड़ते हैं और NGOs को अपना एफिलिएट बनाते हैं, तो क्या कोई क्राइटेरिया तय कर रखा आपने? देखिए, VOC से कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल ओखला का बंदा हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल बंदा हो, वो जुड़ सकता है। लेकिन VOC का जो अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें बेसिक वॉलंटियर्स, जैसे हम ट्रस्टी नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में वो ट्रस्टी है, बेसिक वॉलंटियर्स हैं जो लाइफ टाइम होते हैं, वो जो जुड़ेंगे उनका दायरा है,
उनके कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर कोई, जैसे मैं हूँ, को कन्वेनर हूँ, या अफगान साहब हैं, या और 20 और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका कोई भी बंदा पॉलिटिकली पार्टिसिपेट किसी भी चीज़ में नहीं करेगा, ना तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन आप पर लगातार पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? आप ये थोड़ा सा आपसे इस बात को समझना चाहूँगा, मुझ पे ज़ाती तौर पे कि आप पर से मुराद मेरी वीओसी है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, वॉलंटियर्स ऑफ चेंज का एक शोबा है जैसे पॉलिटिकल अफेयर डोमेन कहते हैं, ठीक है। उसकी एक लाइन है, उसकी लाइन ये है कि हम यहाँ के ओखला के लोगों के अंदर पॉलिटिकली बेदारी पैदा करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे कि आपको पहली चीज़ कि जब इलेक्शन आए तो आपको किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट करना है, और जो चुनना है वो किन पैरामीटर पर आपको चुनना है, पहली चीज़। दूसरे, जब नुमाइंदे जो हों उनसे आपको कैसे काम लेना है, आपको पता होना चाहिए कि ये एमएलए के ये काम है और काउंसलर के ये काम है, एमपी के ये काम है, ये आम पब्लिक को पता होना चाहिए, जो पता नहीं होता। ये जो है एक वीओसी का काम जो पॉलिटिकल अफेयर के अंदर काम करती है। मैं आपको बताऊं, जैसे एमएलए का कोई इलेक्शन होता है, काउंसलर का इलेक्शन होता है, तो हम अपने मुद्दे लिखते हैं, मुद्दे लिखने के बाद उनसे जाके मिलते हैं, जो जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उस पर साइन करवाते हैं, और जो जीत जाता है दोबारा मिलते हैं और उस पर उनसे साइन करवाते हैं कि आप जो है ये आप जीत गए हैं, आप ये काम करेंगे। फिर हर साल उनका रिव्यू करते हैं। अमानत साहब यहाँ के एमएलए हैं, आप उनसे जान सकते हैं, उनको बुला के उनका रिव्यू किया, वो आए, उनको हर एक साल में रिव्यू किया गया। अभी जो दोबारा जीते हैं तो उनका अभी तक नहीं हो पाया रिव्यू, उनसे रिव्यू किया तो क्या और रिव्यू करने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे। और 2017 के अंदर आपने हमारी एमसीडी डिबेट अगर आप देखें हमने, तो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पॉलिटिकल, हमने हर दो कैंडिडेट को बुलाया था, उनसे इलाके के, जैसे एक काउंसलर है तो काउंसलर को लड़ तो रहे हैं आप इलेक्शन, लेकिन आप जानते हैं कि होता क्या है काउंसलर? बहुत अच्छी बात है। एक सीवर की सफाई कैसे होती है पता है आपको? एक बजट क्या होता है? अगर आप वो 2017 की सारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे और जगह फेसबुक पे, आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने क्या सवाल किए थे। तो ये एक तो उनसे जानने के लिए कि आप जानते हैं कि नहीं, दूसरे पब्लिक को समझाने के लिए कि भाई जो तुम चुनोगे वो इसलिए नहीं चुनोगे कि किसी दूसरी पार्टी के डर की वजह से हम इस पार्टी की हवा वाले को हम जिता दें। जी ठीक है, तो ये है। और जो इल्ज़ाम लगाते हैं सपोर्ट, किसी पार्टी की तरफ सपोर्ट कर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कहीं कोई वीओसी का जो ट्रस्टी है, जब अफगान साहब से लेके मुश्तक या और भी जितने कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, ना किसी मंच पे जाते हैं, ना किसी रैली में जाते हैं, ना कोई और स्टेटमेंट अपना किसी के लिए देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। हाँ, सबका अपना एक ज़ाती वो है कि वो उसे वोट कास्ट करना है, वो वोट कास्ट करेगा। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता दूं, जो अपोजिशन जो यहाँ पे है, अगर वो इल्ज़ाम इस बात का लगाती है कि जो है हम किसी एक को, ना कि वीओसी को, कि किसी को सपोर्ट कर जाते हैं, तो मैं उनको मुखातिब होते कहना चाहूँगा कि आप ऑप्शन पैदा कीजिए, लोगों के सामने ऐसा ऑप्शन रखिए कि जो है लोग जो है आपको चुनने के, आप मतलब उस जगह पे हो कि लोग आपको ऑप्शन की तरह देखें। या आप ऑप्शन ही नहीं बनाएंगे, या 5 साल कुछ ऑप्शन अपने को बनाएंगे नहीं, ज़मीनी तौर पे देखेंगे नहीं, आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि जब हवा चलेगी तो हवा में हम भी बह के निकल जाएंगे। एक होता है पार्टी का लीडर और एक होता है पब्लिक का लीडर। अफसोस इस बात की है, ओखला के हालात की वजह ये भी यही है कि हम पार्टी लीडर चुनते हैं, पार्टी के नेता को नुमाइंदे बनाते हैं, ना कि अवाम के नेता को। जब आप पार्टी के नेता को चुनते हैं तो पार्टी लाइन पे काम करता है, जब अवाम के नेता को काम ना, तो अवाम के लिए काम करता है। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अवामी लीडर को चुनना चाहिए, जो आपके दरमियान आपकी इशू से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। आप ये बताइए कि 1.5 साल के बाद फिर दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन होना है। मैं देख पा रहा हूँ कि शुरुआत हो गई है, कुछ लोग अपने मुबारकबाद के बैनर्स भी लगाना शुरू कर दिए हैं आसपास में, मैंने इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो फिर पब्लिक लाइफ में आएंगे। तो आप अब आज से फिर उसे मॉनिटर कर रहे हैं या उसका कोई स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश करें कि आने वाला जो 1.5 साल के बाद हो, उसके लिए लोगों को भी अवेयर करना,
जो लोग आना चाहते हैं उनको भी कम से कम कुछ तैयार करना कि वो इस बुनियाद पर, पब्लिक सर्विस की बुनियाद पर काम करें, कोई खाका रखते हैं? देखिए, अशरफ भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सोशल चेंज लाने के लिए, सोशल चेंज जो होता है उसका असर बहुत धीमा होता है। ठीक है, बहुत ही धीमा बिल्कुल होता है। सही। आपको वो दिखना और ज़माने बाद शुरू होता है। तो जो वॉलंटियर्स ऑफ चेंज इतने सालों से काम करता चला आ रहा है, उसकी जो है असर दिखना हल्के हल्के शुरू हो रहा है। पहले लोग मुद्दों पे बात, अगर आप यहाँ के लोगों की सोशल मीडिया आप देखें, अब देखें आप, तो पहले कोई भी मुख्तसर एक आध लोग जो है यहाँ के मुद्दों पे बात किया करते थे, लेकिन आप यहाँ के अगर लोगों के फेसबुक और देखें तो अब जो है यहाँ के मुद्दों पे बात करते हैं, लोग की सड़क की बात करते हैं, सीवेज की बात करते हैं, पार्क की बात करते हैं, सवाल करते हैं। वीओसी ने जो काम किया उसका अब आप ये जानना चाहते हैं हमारा क्या 1.5 साल बाद हम जी वो है। तो उसके लिए देखिए, अब हमारी मीटिंगें हुई हैं, उसके अंदर हमने बहुत इनिशियल जो है डिस्कशन है कि अब जो है अवेयरनेस का काम करेंगे। इसमें बहुत से यहाँ के जो सोशो पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लोग हैं या जो बनना चाहते हैं, उनसे हम पहले भी पिछले भी इलेक्शन में मीटिंग्स की थी, वो मीटिंग्स अब शुरू करेंगे हम। उसके अंदर पब्लिक में हम अवेयरनेस का काम करेंगे, और दूसरे जब इलेक्शन करीब आ जाएगा तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम जो है फिर एक एमसीडी की डिबेट करेंगे, जिसमें जो भी खाका रहेगा, दो कैंडिडेट्स को जब बुला के हम जानेंगे उनसे कि आप जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, तो आपको क्या मालूम है काउंसलर के क्या काम होते हैं, और जो मौजूदा काउंसलर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी रिव्यू करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। आपसे पहले जो अगवान साहब इसके ज़िम्मेदार हुआ करते थे, उन्होंने एक लगातार कोशिश किया, वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर चले गए। आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है। तो ये जो जिम्मेदारी है, तब्दीली जिसे आप भी मानते हैं कि बहुत स्लो तब्दीली होगी, हाँ कोशिश अगर जारी रही तो ज़रूर तब्दीली होगी, लेकिन स्लो होगी। तो ये बार बार आपसे ये सवाल हमेशा आएगा कि आपने क्या किया? अगवान साहब, अभी भी अगवान साहब हैं, अगवान साहब कन्वेनर हैं, मैं को कन्वेनर हूँ। अगवान साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो एडवाइजर्स हैं, जो उनका एंगेजमेंट है, अभी भी वो वहाँ से बैठ के पूरा एंगेज हैं। अगवान साहब की जब अगर ड्यूटी ये लग जाए कि उनको कुर्सियाँ साफ़ करना है या कूड़ा उठाना है तो वो उठाएंगे। जब उनकी ड्यूटी लग जाए कि उन्हें स्टेज पे स्पीच देना है तो स्पीच देंगे। मेरी ड्यूटी लग जाए कि मुझे बैनर बांधना है तो बैनर बांधूंगा, मेरी ड्यूटी लग जाए मैं वो दूंगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी सबकी है, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अकाउंटेबिलिटी। अब आप सवाल का जवाब मुझसे चाह रहे हैं वो मैं आपको दिए देता हूँ। तो मेरा फोकस एज ए को कन्वेनर, एज ए वीओसी का वॉलंटियर्स, वीओसी का जिम्मेदार इस वक्त मेरा रहेगा एजुकेशन पे काम करना, दूसरे पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पे काम करना, तीसरी जो नुमाइंदे हैं उनको अकाउंटेबल बनाना। बहुत सारी आपसे बात की, इल्ज़ामात पर भी हमारी बात हुई। आप ये बताएं कि एज ए कन्वीनर, को कन्वीनर, ओखला की आवाम से नंबर 1, नंबर 2 ओखला की जो लीडरशिप है, सोशल पॉलिटिकल जो भी मजहबी लीडरशिप, उन दोनों से अलग अलग क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं? देखिए, आवाम की अगर मैं बात करूं पहले, तो आवाम को पहले तो ये समझना चाहिए कि जिस माहौल, जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होती है, और ये ज़िम्मेदारी एज ए मुसलमान होने के नाते ये अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि ख़ुद जहाँ रहते हो उस इलाक़े की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए और दूसरे लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करो। आज हमारी हालत ये है कि हम अपनी एक बिल्डिंग के अंदर एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हम एज ए अवाम, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ हम रहते हैं उस एरिए को, उस इलाके को अपना समझें, और जो गलत जो चीज़ है उसको गलत समझें और उसके काम करने के लिए कोशिश करें, या जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। और आपने कहा यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे क्या मैं उम्मीद रखते हैं, आपने कहा। लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है आवाम के नेता बने,
ना कि पार्टी के नेता बने। पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं जो ख़ास तौर से जो जीत के आ जाते हैं या जीते हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मेरी इस पोस्ट पे एमएलए या काउंसलर बनने के बाद मेरी प्राइम ड्यूटी क्या है, ये समझें इस बात को। मैंने एग्ज़ाम्पल अक्सर ये देता हूँ कि ITO पे के चौराहे पे एक ट्रैफिक वाले की ड्यूटी लगी हुई है। उसका काम है कि सारी ट्रैफिक को मैनेज करना, कि ट्रैफिक आपस में ट्रैफिक जैम ना लग जाए। अब सामने एक जो है ज़ईफ़ आदमी सड़क पार कर रहा है, वो जो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, ये ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी जगह छोड़ के उसको ट्रैफिक रोड पार करवा दे, तो बज़ाहिर तो उसने बहुत अच्छा नेक काम किया, बहुत नेक काम किया। लोग उसे क्या कहते हैं, इंसानियत का दाता और मसीहा और सब कुछ कह देंगे। लेकिन जो उसकी प्राइम ड्यूटी थी कि उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना कि जाम नहीं लग जाए, वो उसने छोड़ दी। वहाँ पे अकाउंटेबल होगा, उसकी सर्विस बुक में लिखा जाएगा कि उसने जो है अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उसके ऑफिसर उससे पूछेंगे। वैसे ही जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनकी एक ड्यूटी है इस इलाके के लिए पहली जिम्मेदारी। उसके अलावा आप कहीं भी हिंदुस्तान में जाके कोई भी अच्छे और इंसानियत के काम और अखलाकी काम आप कर लें और अपनी प्राइम ड्यूटी पूरी ना करें, तो वो यहाँ पे भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ उनकी पकड़ होना चाहिए, और दूसरे सबसे बड़ा जो पकड़ करने वाला है वो पकड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे समय दिया और काफ़ी कुछ बात की, और आपने अपने हिस्से की बात की कि आप एज ए को कन्वीनर क्या करना है और BOC क्या करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके 3 साल टेन्योर में जिसकी मैं 3 साल के बाद मैं जब कभी भी अब बीच में भी आपसे मुलाकात करूंगा, 1.5 साल मुकम्मल होने के बाद हम आपका भी काम का जायज़ा लेंगे, जिस तरह से आप पॉलिटिकल लोगों का जायज़ा लेते हैं। तो एज ए मीडिया पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एक क्लेम है और आपकी कोशिश भी है, तो उस कोशिश को मैं भी मालूम करता रहूँ कि आप कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे। 8 साल में अब तक ये आप इतना तो ये किया है कि लोगों के अंदर थोड़ी बेदारी आई है कि वो सवाल पूछने लगे, जैसा आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सवाल पूछने, ये बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब उधर से जवाब भी आने लग जाए, वो आपके हिस्से में है, और इसके साथ जवाब तब आएंगे जब ज़्यादा लोग सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अब आपकी इस वीडियो के बाद मेरा ख्याल है कि और लोग सवाल पूछने वाले होंगे। तो नाज़रीन, आज बस इतना ही। हमारे साथ एडवोकेट अता साहब थे जो BOC के को कन्वीनर हैं। आपने देखा कि बहुत खुल करके अपने प्लान भी इन्होंने बताए और पूरे 8 साल की जो कारकर्दगी इनकी रही है BOC को, उस पर भी बात की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बहुत ही खुलकर बात की, और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के जो जीते हुए MP MLA हैं, MPs हैं, जो लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा करें, आवाम क्या करे, आवाम को किस तरह से अपने लोगों से सवाल पूछना चाहिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, सफाई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपने जीते हुए नुमाइंदों से सवाल करते रहना चाहिए। सवाल करना उनका अधिकार है और उनका हक है, और इसीलिए उन्होंने वोट दिया है। आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।